हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 17, जिसका टॉपिक है तारे एवं सौर परिवार। ठीक है, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और इसके प्रीवियस वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और मैंने सारे वीडियोज़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, तारों को हम कब देख सकते हैं? तारों को आप रात में आप तारों को देख सकते हैं, आपको टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देंगे। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है। चंद्रमा तारा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, और सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है। इसलिए सूर्य क्या है? एक तारा है। और सबसे नज़दीक का तारा जो है सूर्य है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है, और सारे तारे जो है बहुत दूर है, इसलिए वे छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी का तारा जो हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इस वीडियो में इसकी बात भी करेंगे। प्रोक्सिमा सेंचुरी दूसरे नंबर का तारा है हमारी धरती से दूरी के क्रम में देखें तो। चलिए, अब देखिएगा, रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। रात्रि में चंद्रमा ही चमकता है। ठीक है, तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत सारे जो पिंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब देखिएगा, खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोलिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलिकी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप में अध्ययन किया, और उस काल में खगोलिकी का उनका ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सूचित करने में सहायक था। देखिए, हमारे जो पंचांग बने हुए हैं प्राचीन काल के, वो सब क्या हैं? ग्रहों, चंद्रमा, तारों आदि की गति के आधार पर उसको बनाए गए हैं। कैलेंडर और पंचांगों से लोगों की फसलों के चुनाव करने, उनकी बुआई करने, समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न को समझने में उनकी बढ़ोतरी होती है, इनके ज्ञान में वृद्धि होती है। मौसम और पर्वों की तिथियां भी इसी से निश्चित होती हैं। चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। ये चंद्रमा आप देख सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, चंद्रमा जो होता है ना, उसकी आकृति आप देखोगे प्रत्येक दिन आसमान में रात में बदलती रहती है। कभी वो आधा दिखाई देगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। एक दिन सबसे बड़ा चंद्रमा दिखाई देगा, उसे पूर्णिमा कहते हैं। और उसके बाद फिर आपका धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि पूरा चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता, तो उसको हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा की कलाएँ होती हैं। आइए आगे चलते हैं। चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है। क्या ऐसा भी दिन आता है जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? हाँ, पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है। उस दिन को हम जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, पूरा दिखाई देता है चंद्रमा, मतलब पूरा तो नहीं दिखाई देता क्योंकि गोल होता है वो, लेकिन उसका अधिकतम भाग जो है पूर्णिमा को दिखाई देता है। इसके पश्चात प्रत्येक रात को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता जाता है, और 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है, 15 दिन बाद अमावस्या आता है। ठीक है, तो जैसे पूर्णिमा को पूरा दिखा, उसके बाद हर एक दिन बाद छोटा होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाता है, और अमावस्या के दिन एकदम कम हो जाता है। 15वें दिन अमावस्या होती है। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा सा भाग दिखाई पड़ता है। अमावस्या के बाद फिर देखेंगे आप दूसरे दिन, तो छोटा सा भाग दिखाई देगा, फिर उसी दिन थोड़ा बड़ा होगा। इसे बाल चंद्र कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। ठीक है, जिस दिन छोटा सा भाग दिखाई देता है अमावस्या के बाद, उसको बाल चंद्र या न्यू मून कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर चंद्रमा का वह पूरा स्वरूप दिखाई देता है। पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रदीप्त भाग पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। उदाहरण के लिए दिवाली को अमावस्या पर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी देखिए एसएससी वगैरह में कई बार ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको नोट कर लेना। ये देखने में भले आपको सिंपल लगे, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछाते हैं। दिवाली कब मनाई जाती है? अमावस्या को मनाई जाती है। ठीक है, दिवाली कब मनाई जाती है? अमावस्या को हम लोग मनाते हैं। और अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दिवाली कब मनाई जाती है, तो अमावस्या को मनाई जाती है। ठीक है, अमावस्या को मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बालचंद्र शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर। बालचंद्र, ठीक है, बालचंद्र यानी कि जो सबसे छोटा चंद्रमा जिस दिन दिखाई देता है अमावस्या के बाद वाला, और शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। तो इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी में, एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में उनको याद कर लेना। ठीक है, गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाता है? शिवरात्रि कब मनाया जाता है? कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। ठीक है, एज इट इज इसको याद कर लेना। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि जो होती है 29 दिन
से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इसे अवधि को 1 माह माना जाता है। तो इसको नोट कर लेना। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की जो अवधि होती है वो 29 दिन और कुछ अधिक होती है, 29 दिन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब हम इस जानेंगे कि चंद्रमा की कलाएं क्यों होती हैं, यानी कि चंद्रमा का आकार परिवर्तित क्यों होता है। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो। देखो, ये सूर्य है हमारा, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे दिन है, और चूंकि पीछे वाले भाग में प्रकाश नहीं जाता इसलिए यहाँ पे रात होती है, और चंद्रमा यहाँ पे है। तो देखिए, चंद्रमा के कुछ भाग में यहाँ पे आप देखोगे तो आपको प्रकाश दिखाई देगा, कुछ भाग अंधेरा है। तो पृथ्वी से देखने पर कुछ भाग जो अंधेरा होता है वो तो नहीं दिखता, जो उजाला वाता होता है वही दिखता है। चूँकि पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है, तो अलग अलग कलाएँ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। अलग अलग भागों में प्रकाश पड़ता है, अलग अलग कलाएँ दिखाई देती हैं। देखिए, चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य तारों की भांति पृथ्वी अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह इस पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी पर क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। हम चंद्रमा के उस भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। हम उसी भाग को देखते हैं जहाँ पे प्रकाश पड़ता है और परावर्तित होकर के हमारी धरती पर आता है, यानी कि हमारी आँखों पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे छोटे से प्रयोग दिए गए हैं। आइए, यहाँ पे कलाएँ देख सकते हो आप, किस तरीके से कलाएँ होती हैं। ये पृथ्वी है, ये सूर्य है हमारा, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरणें इस तरीके से आ रही हैं, ठीक, प्रकाश की किरणें इस तरीके से आ रही हैं। तो आप देखोगे जो जो चंद्रमा का जो भाग सूर्य की तरफ है वो चमकीला है, यानी कि उस पर प्रकाश पड़ रहा है, और ये अंधेरा है। तो यहाँ पे ये अमावस्या है, ठीक है, ये पूर्णिमा है। आप देखोगे ये पूर्णिमा है, पूरा चांद दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चांद नहीं दिखाई दे रहा, गायब हो गया है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए हल्का सा चांद दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे पूर्णिमा आई फिर कम होने लगा, ये कम होने लगा। ये आपका बालचंद्र है, छोटा सा दिखाई देगा, ठीक है। ये बालचंद्र ये वाला है, ये अमावस्या के जस्ट पहले वाला है ना, उसके बाद ये अमावस्या आती है, ठीक है। इस तरीके से चंद्रमा की कलाएँ चलती रहती है चंद्रमा की। अब देखिएगा आगे, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है ना, और पृथ्वी और चंद्रमा दोनों मिलकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये अमावस्या है। अमावस्या में क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आता है, चंद्रमा। और पूर्णिमा को क्या होता है पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पृथ्वी सूर्य, यह है पृथ्वी, यह है सूर्य, और यहाँ पे बाहर में चंद्रमा है, ठीक है। इसको ध्यान कर लेना, मैप ऐसे बना लेना। बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा की प्रत्येक भाग में वृद्धि होती है। बालचंद्र कहाँ पे है, अमावस्या के बाद बालचंद्र आता है। ये अमावस्या हो गई, ठीक, अमावस्या, उसके बाद ये आपका बालचंद्र है, ये वाला, एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये आपका बालचंद्र है। इसके बाद ओके, इसके बाद आप देखोगे कि डेली जो है चंद्रमा के भाग में वृद्धि हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 फिगर दिखाए गए हैं, डेली का देखेंगे तो ऐसे धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी इधर, और यहाँ पे आने पे क्या हो जाएगा, ये पूर्ण चंद्रमा, ठीक है, पूर्णिमा आएगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने सुना है कि पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे की ओर का भाग कभी नहीं देख पाते, क्या ऐसा ही है। देखो, हम चंद्रमा का पूरा भाग नहीं देख पाते एक बार में, क्योंकि देखो कुछ भाग तो ऐसा होता है, कुछ भाग नहीं देख पाते। देखो, इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको सुनाता हूँ। देखो, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर घूर्णन भी पूरा करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। देखो, जितनी टाइम में पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा, उतने टाइम पर अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा लेता है। इसलिए हम चंद्रमा का पूरा भाग नहीं देख सकते हैं, ठीक है, पूरा भाग नहीं देख पाओगे आप। चंद्रमा का पृष्ठ देखिए, जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखा तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन पाया। उस पर विभिन्न अमापों के गर्त हैं, यानी कि गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं। इस पर बहुत खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं, ठीक है। बहुत सारे पर्वत हैं इस पर। चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है, ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और ना ही जल है। चंद्रमा पर किस प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है। देखो, चंद्रमा पर वायुमंडल भी नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप कोई बोलेगा तो सुनाई भी नहीं देगा किसी को, ठीक है। हमने यह सोचा था कि जब कोई माध्यम नहीं होता तो ध्वनि गमन नहीं कर सकते, तब फिर चंद्रमा पर किस प्रकार ध्वनि कैसे सुन सकते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, वहाँ पे दूसरे तरीके का हमें इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, तो ध्वनि को मुंह से बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा। देखिए, यहाँ पे आप इसको डेट को नोट कर लीजिएगा। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। किसने रखे, नील आर्मस्ट्रांग ने। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे, ठीक है, इसको नोट कर लेना। पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे। फिर तारे, तारे क्या होता है, आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा रात में तारों की संख्या असंख्य होती है, कुछ उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, बहुत कम चमकीले होते हैं, बहुत तारे दूरी पे होते हैं, कुछ अधिक चमकीले होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से असंख्य तारे होते हैं। सभी तारों का रंग एक जैसा है। वास्तव में हमारे तारे अपना प्रकाश अर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है। सूर्य भी तारा है और सारे तारे छोटे हैं, लेकिन सूर्य बड़ा क्यों है, मैंने रीजन बताया, क्योंकि सूर्य क्या है, पृथ्वी के पास में है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को
को नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंट, कि सूर्य पृथ्वी के लगभग कितना हमारा है, उसकी जो दूरी है उसका नाम क्या है, पहले प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम है, क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम है, इसको नाम को ध्यान रख लेना, और उसकी दूरी कितनी है, ये इतनी दूरी है, ठीक है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। क्या आप उस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कुछ तारे तो इससे भी कहीं अधिक दूर हैं, ठीक है। इतनी अधिक दूरियों की लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम, नॉन टीचिंग एग्जाम में, बीपीएससी में कई बार पूछा गया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। कई लोग समझते हैं वर्ष लगा है तो समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, किसका मात्रक है, दूरी का, ठीक है, या लंबाई का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, जो प्रकाश वर्ष होता है ना, वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख, यहाँ पे पढ़िएगा, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। कितना जा सकता है, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है, 1 मिनट में, ठीक है, तो 8 प्रकाश मिनट है, तो इसका मतलब है कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश समय लगता है वो 8 मिनट लगता है। अल्फा सेंचुरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। कितनी दूर है, प्रकाश 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लाइट की स्पीड से चलें तो प्रोक्सिमा सेंचुरी तक, सॉरी अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में हमें 4.3 साल लग जाएंगे। किस स्पीड से, लाइट की स्पीड से जाने में, जो कि लाइट कितना चलती है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, यानी कि बहुत दूर है। तो यहाँ सारे जो मैंने आपको बताया इनको नोट कर लेना, ठीक है, किसकी दूरी कहाँ से है, प्रकाश वर्ष क्या है, इसको नोट कर लेना। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं तथा सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। कोई तारा, अब देखो यहाँ पे पॉइंट को नोट करना, तारों की गति क्या होती है, तो तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। कैसे, तारे पूर्व से वो पश्चिम की तरफ चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सूर्योदय से पहले ही वह पश्चिम में अस्त होता है। यानी कि क्या करते हैं ना, पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे गति करते हैं, इस तरीके से। ये आपका ईस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका वेस्ट हो गया, तो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय हुआ तो पश्चिम में छिप जाएगा सुबह में, ठीक है। अब देखिए पहली याद करती है कि जब किसी चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये बात सही है, रेलगाड़ी में आप आगे बढ़ते जाओगे, पेड़ और पीछे छूटते जाते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं, ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसको भी ध्यान रखना कि तारे क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं, और पृथ्वी कैसे करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। दोनों पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूर्व में उदय होता है, सूर्य किस में उदय होता है, पूर्व में, और पश्चिम में अस्त होता है। ऐसा क्यों प्रतीत होता है, ऐसा पृथ्वी की अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करने से होता है। तो याद रखना, पृथ्वी कैसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। कैसे, ये मान लो वेस्ट है, ठीक है, और ये ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है पृथ्वी, ठीक है, और जो तारे होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं। तो इसको नोट कर लेना, ठीक है, दोनों का। सूर्य तो स्थिर रहता है, सूर्य तो घूमता नहीं है। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं तारों के बारे में और भी पढ़ते हैं हम। देखो जैसे यहाँ पे एक प्रयोग बताया गया, जैसे मान लो छतरी है, छतरी में हम स्टार लगा देते हैं किनारे किनारे, एक स्टार बीच में लगा देते हैं, तो अगर छतरी को घुमाएं तो सभी तारे घूमेंगे, बट जो बीच वाला है वो अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, इसकी स्थिति बदलेगी, ये यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला तारा, मान लो ये वाला तारा, ये यहाँ रहेगा, कुछ समय बाद यहाँ आएगा, कुछ समय बाद यहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा, लेकिन जो ये वाला बीच वाला ये अपनी पोजीशन पे ही घूमेगा, यहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो ध्रुव तारा हम लोग जानते हैं वो उसकी पोजीशन ऐसी ही होती है। ध्रुव तारा कहाँ पे होता है, इसको भी नोट कर लेना, ध्यान लेना। जो ध्रुव तारा होता है हमारा, ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी घूमेगी, मान लो पृथ्वी घूम रही है ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो चूँकि ध्रुव तारा कहाँ पे है, ऊपर है यहाँ पे, तो ये घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है, ये स्थिर प्रतीत होता है, ठीक है। इसका रीजन यही है ध्रुव तारे के। तारामंडल के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे वो होते हैं, जो हम देखते हैं ना, तारामंडल जो होते हैं हमारे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल क्या होता है, जैसे तारों का बहुत सारा समूह होता है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो तारों का समूह, ठीक है, ये बहुत सारे तारे का समूह होता है, और अगर उनमें से कुछ पहचान उसको बनती है तो उसको हम तारामंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखिएगा, प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों की पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की।
तारामंडलों की आकृति उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं की सुदृश्य थी। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये, तो इसकी पहचान किस तरीके से की गई, ग्रेट बियर की तरीके। इसका नाम याद रख लेना, पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक तारामंडल है, तो कई सारे नाम देंगे तो उसको नाम आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, ओरायन, ठीक है। ये कैसियोपिया, और ये लियो मेजर, एक ओरसा मेजर भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के नाम दिए हैं, इनको नोट कर लेना, और भी आपको नाम मिलेंगे, तारामंडल हैं, इन सब के नाम याद रखना। सर्वविख्यात तारामंडल में से एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि है, जिसे गर्मियों में रात्र के प्रथम पहर में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बियर अथवा ओरसा मेजर भी कहते हैं। देख लो कितने नाम हैं। हिंदी का नाम एक है सप्तऋषि, और इसी का नाम बिग डिपर है, इसी का नाम, ठीक है, इसी का नाम ग्रेट बियर भी है, और इसी का नाम ओरसा मेजर भी है, ठीक है। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट, कितने, 7 सुस्पष्ट तारों की तारे होते हैं, जो एक बड़ी कलछली का मतलब जो कलछुल होता है उसके प्रकार से या प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। कलछी को हत्थी में 3 तथा कटोरी में 4 होते हैं, ठीक है। इस कलछी की हत्थी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। देखो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रेट बियर, इसी का नाम सप्तऋषि है, इसी का नाम क्या है, ओरसा मेजर है, और बिग डिपर भी इसी का नाम है। देखो कलछी में, यहाँ पे देखोगे आप, ये आपका ग्रेट बियर हो गया ना, यहाँ पे आपको देखो ये दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है, ये आपका ग्रेट बियर है, ठीक है। सप्तऋषि है जिसे आप गर्मियों की रात में प्रथम पहर में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बियर अथवा ओरसा मेजर भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और भी तारामंडल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, कलछी में 3 होते हैं। देखो जो हत्थी होती है, 1 तारा, 2 तारा और 3 तारा, हत्थी में 3 हो गए, और जो इसका ये कटोरी होती है, इसमें देखो 1, 2, 3 और 4 होते हैं, ठीक है। तो इसको भी इस तरीके से फिगर बना के याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सप्तऋषि के बारे में और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये देखो कलछी के दिखाया गया है, किस तरीके से सप्तऋषि कलछी के तरीके दिखता है। अब देखो यहाँ पे सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध, प्राचीन बारे में क्या बताया गया था प्राचीन ग्रंथों में, कि सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों के साथ संबंध है। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र के अनुसार दिखाया गया है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करता है। तो यहाँ पे याद रखना, जो सप्तऋषि है, ठीक है, सप्तऋषि जो है वो वेदों से संबंधित है, इसको ध्यान रखना। देखो मारीच, कौन कौन ऋषि, इनके नाम भी याद कर लेना, मारीच, वरिष्ठ, श्रृंगिरस, आत्रि, पुलशत्य, ऋतु और पुला, ठीक है। इनके नाम भी अलग भी हैं, जैसे अलकारद, मिजार, आलियोत, मेग्रज, फिक्ता, डफे, मेरख, ठीक है। ऐसे बना लेना, 7 तारों का समूह होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आकाश के उत्तरी भाग को प्रेक्षण करके सप्तऋषि को पहचानिए। तो इसका मतलब हो गया कि जो आपका सप्तऋषि होता है, ग्रेट बियर जो होता है, ठीक है, वो किस दिशा में होता है, उत्तरी भाग में होता है, इसको भी ध्यान दे लेना, ठीक। आगे चलते हैं। देखो जो उर्सा मेजर होता है ना, उर्सा मेजर के यहाँ पे आप देखोगे एक ध्रुव तारा भी है, ठीक है। देखिए ध्रुव तारे का कुछ समय तक परीक्षण कीजिए, नोट कीजिए कि तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता। क्यों नहीं करता ध्रुव तारा, क्योंकि ये क्या होता है, पृथ्वी की अक्ष की अनुदिश स्थित होता है, ठीक है। ध्रुव तारा की स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है। आगे पढ़ते हैं। देखिए देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि गर्मियों के दिन रात्र के समय, गर्मियों के किसी दिन रात्र के समय 2-3 घंटे या अंतराल में सप्तऋषि का 3-4 बार परीक्षण कीजिए। अब ध्रुव तारे के स्थान को भी निर्धारित कीजिए। तब पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं। तारे किस तरीके से गमन करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं, इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं। क्या ध्रुव तारा भी परिक्रमा करता दिखाई देता है? ध्रुव तारा परिक्रमा नहीं करता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, स्थिर होता है। बाकी ये देखो जो सप्तऋषि है आपका, ये यहाँ रहेगा, कुछ देर बाद यहाँ आएगा, ठीक है। इस तरीके से मान लो चलता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो देखो यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, लेकिन ध्रुव तारा स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के अक्ष के अनुदिश होता है। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं। ध्यान दीजिए कि ध्रुव तारा दक्षिण गोलार्ध में नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, उत्तरी तरफ। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध में नहीं दिखाई देते हैं। ओरियन के बारे में मैंने आपको ऊपर चित्र दिखाया था। ओरियन क्या होता है? एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात में देख सकते हैं। आकाश में सर्वाधिक भव्य
तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं। ओरियन को शिकारी भी कहते हैं, ठीक है, जो शिकारी होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ओरियन कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट, ठीक है, इसके जो 3 मध्य के तारे होते हैं वो क्या करते हैं, शिकारी के बेल्ट को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहले ओरियन को देख लो आप, ये ओरियन है, ये किसी शिकारी की तरीके आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये इसके जो 3 तारे जो हैं मध्य के, ये बेल्ट को दिखा रहे हैं, बाकी इसकी बॉडी है, ये नीचे का पोर्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखो नोट करना, मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा क्या है, सीरियस। सीरियस जो है लोबधक जिसे कहते हैं, ओरियन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरियन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली एक रेखा की कल्पना कीजिए, जिसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देता है, जिसे हम सीरियस कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरियस। और सबसे चमकीला तारा देखो ये ओरियन है, ओरियन के बेल्ट के 3 आपको तारे दिखाई दे रहे हैं, इसके सामने जस्ट आप देखोगे तो आपको सीरियस दिखाई देगा, ये सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसिपिया, नोट कर लेना, कैस्पिया का चित्र भी मैंने ऊपर दिखाया था। कैस्पिया सर्दियों की रात्रि में प्रथम पहाड़ में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर W अथवा M के बिगड़े रूप में होता है, W अथवा M के बिगड़े रूप में होता है। कौन सा, कैस्पिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। किसी तारामंडल में 5-10 तारे ही नहीं होते, ये बहुत सारे तारे होते हैं। तथापि अपनी नंगी आँखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है वे सब समान दूरी पर नहीं हैं, वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में हैं, केवल एक ही दृश्य रेखा में है। देखो ये जैसे ये देखो आप, ये इसको देखो, इसको समझ में आएगा। देखो इसमें बहुत सारे तारे आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो ज़्यादा चमकीले हैं उनको मिला करके इसको बनाया गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे तारे होते हैं। अब बात करते हैं सौर परिवार की, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।